अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो है वो एक लेक्चर हो चुका है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये लेक्चर भी सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जे थॉमसन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ये इम्तिहान के लिहाज से। तो तवज्जो से लीजिएगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशंस भी होंगी उस टॉपिक की जो मेन टॉपिक हमारा होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले मैं थोड़ा इसको जो है ब्रीफ कर दूं। इसको जो है एम्पियर्स लॉ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है बनिस्बत एम्पियर सर्किटल लॉ के। इम्तिहानी लिहाज से अगर समझेंगे तो इसको एम्पियर्स लॉ से ज़्यादा मुखातिब करते हैं टीचर्स। और ये लॉ जो है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, उससे मुताल्लिक टॉपिक है। और ये तकरीबन एनालॉगस लगेगा आपको गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर 12। अब गॉसेस लॉ चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुतालिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन सी का, और चैप्टर 14 में एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इससे मुतालिक ये टॉपिक है। एक सवाल जो ज़रूर आता है वो तो ये होता है स्टेट एम्पियर्स लॉ, स्टेट एम्पियर्स लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है, ज़रा मेरे साथ पढ़िएगा भी और लिखिएगा भी। इस स्टेटमेंट को ऊपर कर दें तो ये थोड़ा ऊपर करें स्टेटमेंट, तो जो है स्टूडेंट पढ़ें ज़रा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी दो चीज़ों के मल्टीप्लाई का सम, प्रोडक्ट का सम, of the tangential component of magnetic field of induction and the length of element of a closed curve taken in the magnetic field is mu times the current which passes through the area bounded by the curve or circuit or coil called Amperian loop। इसको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा बनिस्बत इस वर्डिंग के बहुत हाई फाई मुश्किल वर्डिंग है। इसमें एम्पियर ये कहना चाह रहा है कि किसी बाउंडेड रीजन में, किसी क्लोज रीजन में, किसी बंद लूप या सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और उसके साथ उसके हर एलिमेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है B, और वो जो कर्व है या वो जो लूप है उसके छोटे छोटे एलिमेंट डेल्टा L, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। इसको समझने के लिए अगर मैं एक क्लोज सर्किल या क्लोज स्फीयर बना दूं और इसके हर एज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दूं, n एलिमेंट्स, n एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच ऑफ डेल्टा L, कई छोटे छोटे, तो अब हर एलिमेंट जो है वो नियरली अ प्लेन होगा। नियरली अ प्लेन, प्लेन का मतलब एक सतह और सतह का मतलब एक वेक्टर लेंथ हो जाएगी उसकी। यानी अब ये डेल्टा L करके अगर हम ये पूरे में खींच दें तो ये डेल्टा L n टाइम्स, यानी लातादाद छोटे छोटे पीसेस या एलिमेंट्स या पोर्शंस हैं या पैचेस हैं। अब अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आपको हर एलिमेंट के ऊपर फील्ड जो है वो आपको पैरेलल
या टेंजेंशियल नज़र आएगी। यानी अगर इस पहले एलिमेंट को देख लें तो उस पहले एलिमेंट के साथ टेंजेंट, दूसरा एलिमेंट को ले लें तो दूसरे एलिमेंट के साथ टेंजेंट एंड सो ऑन। अब ये जो टेंजेंशियल फील्ड बनी यानी कंपोनेंट ऑफ फील्ड बना, क्योंकि मेन फील्ड तो होती है बी, लेकिन उसका कंपोनेंट पार्ट, क्योंकि फील्ड तो पूरी स्ट्रॉन्ग है अगर एक डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कई पैचेस होंगे तो हर पैच की अपनी अपनी फील्ड का कंपोनेंट, टुकड़े का उसका पार्ट। तो अब उसके अंदर जो है ये बनता जाएगा आपका बी डेल्टा एल कॉस थीटा करके, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो कंपोनेंट बनता है कॉस थीटा के साथ। तो अब उसने ये कहा एम्पियर ने कि हर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड और हर स्मॉल एलिमेंट या पोर्शन ऑफ द लूप और क्लोज कर्व, इन दोनों का जो प्रोडक्ट का सम होगा, यानी पहले पोर्शन का डेल्टा एल का मल्टीप्लाई फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ, फिर प्लस 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 करके एन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को लेना है हमें प्लस कर करके, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स। अब ये म्यू टाइम्स अगर आप लोगों ने इसी चैप्टर के पिछले टॉपिक पढ़े हो तो जिस तरह चैप्टर 12 में एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम परमिटिविटी, उसी तरह होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्योंकि एम्पियर लॉ भी गॉसेस लॉ की तरह एयर में या हवा में स्टडी होगा, किसी मीडियम में अदर देन एयर या वैक्यूम स्टडी नहीं होगा। तो म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब इस कॉइल में करंट चल रहा हो, इस रीजन में करंट चल रहा हो, यानी अब जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट का सम ज़्यादा होगा। किस चीज़ के प्रोडक्ट का सम? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट, उसका प्रोडक्ट सम उतना ज़्यादा होता जाएगा जितना इसमें करंट जो चल रहा होगा वो होगा। ये अब मैंने इस स्टेटमेंट को समझा दिया, लेकिन आपकी बचत है थोड़ी, मैं तो अपना काम किया कि इम्तिहान में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती या इसका प्रूफ के एम्पियर लॉ प्रूफ करो। मैंने ये जो डायग्राम बना दी ये एम्पियर लॉ के प्रूफ के लिए के डायग्राम है, तो सही से इसको देख लीजिएगा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो देखिए द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये फार्मूला भी दिखा दूंगा अभी आपको। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, और दिख रहा है तो ठीक है, ये सम हो गया सिग्मा समेशन का निशान, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ से फिट करते जाएं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। डॉट इसीलिए आया कि डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा कंपोनेंट होता है किसी वेक्टर का। याद आया? ए एक्स इजल टू ए कॉस थीटा, एफ एक्स इजल टू एफ कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फील्ड एंड द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट, ये लेंथ हो गया डेल्टा एल स्मॉल पोर्शन ऑफ अ क्लोज कर्व। इससे ये पता चला कि एम्पियर लॉ आप किसी ओपन रीजन में ओपन जगह पे स्टडी नहीं कर सकते, क्लोज रीजन, क्लोज कर्व, क्लोज पोर्शन लेना पड़ेगा आपको स्टडी के लिए इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में लेना होगा, ना आसमान में, ना समंदर में, ना दीवारों में। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रीजन हो वहाँ पे होगा इस्तेमाल। ये इज़ म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड और बाउंडेड, क्योंकि करंट जब चलता है किसी बंद चक्कर में तो वो बाउंड हो जाएगा, यानी उसका वो घेराव करेगा, इहाता करेगा, जिसको लूप कहते हैं। लूप, ये लफ्ज़ सुना है कभी आपने? लूप बहुत जगह सुना होगा। अगर कभी आपने जो है ट्रेन पे सफ़र किया और रेलवे पे सफ़र किया हो तो कहते हैं लूप लाइन। यानी लूप लाइन क्या होगी? वो कोई एक बंद तरफ से इस तरफ निकल जाएगी या दूसरे जंक्शन की तरफ चली जाएगी, या कोई और क्लोज रीजन होगा तो उसमें लूप का लफ्ज़ आएगा, जो बंद चक्कर होता है। कंप्यूटर के आप स्टूडेंट्स हैं तो नेस्टेड लूप और ये सब लूप पढ़ा हो शायद आपने, कि उसके अंदर किस तरह जो है प्रोग्रामिंग वो इस्तेमाल होता है। सर फिज़िक्स पढ़ा दें, चलो फिज़िक्स पढ़ लें भाई। तो ये एक नंबर का काम हो गया कि स्टेट एम्पियर लॉ। अब जो सबसे तगड़ा काम है 6 नंबर का या 7 नंबर का सेक्शन सी के लिए, इसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में। एक आएगी
लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो वन बाय वन हमें दोनों पढ़नी पड़ेंगी। एक को कहते हैं सोलेनॉइडल फील्ड और एक को कहते हैं टोरॉइडल फील्ड। ये लफ्ज़ सही से नोट कीजिएगा, मुश्किल और नए लफ्ज़ हों शायद आप लोगों के लिए। सोलेनॉइडल फील्ड और टोरॉइडल फील्ड। एप्लीकेशन 1 सोलेनॉइडल फील्ड यानी सोलेनॉइड की वजह से होने वाली फील्ड, और टोरॉइडल फील्ड टोरॉइड की वजह से होने वाली फील्ड। अब ये होते क्या हैं सोलेनॉइड टोरॉइड, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा। अभी सिर्फ सोलेनॉइड देखें, सोलेनॉइडल फील्ड उससे आगे है। रुक जाएं भाई, आगे चले गए। सोलेनॉइड की हेडिंग भी दिखा दे भाई यहाँ पर, ये सोलेनॉइड। अच्छा, ये डेफिनेशन साइड पे लिखें कि अगर पूछेगा तो इम्तिहान में लिखेंगे, यानी लिखा हो व्हाट इज़ सोलेनॉइड या डिफाइन सोलेनॉइड। ये इस एप्लीकेशन 1 का प्रीएम्बल बांध रहा हूँ मैं, इसलिए सोलेनॉइड की डेफिनेशन दिखाऊंगा और डायग्राम। तो देखिए सिर्फ लेक्चर नहीं है, इम्तिहानी लिहाज से भी बात हो रही है कि कब क्या करना है, कब कितना लिखना है। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक आसान तरीके से समझाऊँ। ये मार्कर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये है फ़िज़िक्स की ज़बान में कोर या फ्रेम। कोर या फ्रेम, CORE, कोर या फ्रेम। अब अगर इस फ्रेम या कोर के ऊपर आप वाइंडिंग कर दें वायर्स की, किसी कंडक्टर के तारों की लच्छी या गुच्छे की, और उसमें करंट छोड़ दें तो सोलेनॉइड तैयार। सिंपल एज दैट। लेकिन इस तरह जो मैंने बता दिया है इस तरह नहीं होता, ये फैब्रिकेट होता है, डिज़ाइन होता है, और हाथ से नहीं। करंट ही लग गया भाई, जिस करंट के तार जो इसमें चढ़ा रहे हैं। मुख्तसर है कि सोलेनॉइड क्या है, तैयार कैसे होता है। एक स्ट्रेट वायर और कंडक्टर का लूप यानी वाइंडिंग यानी रैपिंग, दैट इज़ सिंपली अ सोलेनॉइड। अब इसी सोलेनॉइड से बनने वाली फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हमें डेरिवेशन करनी है बाय अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ। सवाल सुन लें ताकि आपका मूड बना रहे पढ़ने के लिए। अप्लाई एम्पेयर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अप्लाई एम्पेयर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आसान उर्दू में ये हुआ कि किसी स्ट्रेट बड़े सोलेनॉइड में जिस पे वायर्स और कॉइल चढ़ा हुआ हो, उसके अंदर से गुज़रने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्राइव करें एम्पेयर्स लॉ की मदद से। इसलिए ये एप्लीकेशन हो गई एम्पेयर्स लॉ की। तो ये डायग्राम ऑप्शनल है, बनानी नहीं है। जो मैंने हाथ से मार्कर दिखाया ये है वो कोर या फ्रेम। सिलेंडर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने ये वाइंडिंग या कॉइलिंग कर दी। जैसे ही इसमें करंट छोड़ा, ये आपको अंदर एरो नज़र आ रहा है, ये करंट है यानी करंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का लच्छेदार गुच्छेदार साइक्लोन पैदा होगा इस माहौल में, दैट इज़ सोलेनॉइडल फील्ड। अगर समझ में आया तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो सकता है और बोरिंग भी। तो डेफिनेशन सिर्फ उस वक्त लिखिएगा इम्तिहान में जब पूछे व्हाट इज़ सोलेनॉइड। अब है असल बिज़नेस, जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि इम्तिहान का सवाल क्या, इम्तिहान बताएं। तो अब सोलेनॉइडल फील्ड को हमें ड्राइव करना है या फाइंड करना है मैथमेटिकल विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर्स लॉ। लेकिन इसकी वर्डिंग और इससे पहले इसकी डायग्राम बनाएं ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। डायग्राम पहले देख लें भाई, ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आसान लगे निस्बतन। ये है ये डायग्राम, थोड़ी सी और ऊपर। ये देखें अब इसको, ये सोलेनॉइड का अंदरूनी मंजर है। सोलेनॉइड के अंदर क्या चल रहा है, बाहर तो दिखा दिया वो सोलेनॉइड इस तरह का एक फ्रेम और तार लिपटे में। अब ये उसके अंदरूनी मंजर बताने की कोशिश है। अंदरूनी मंजर किस तरह बताने की कोशिश है कि ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ABCD, ये हमने क्लोज रेक्टेंगुलर एरिया लिया है, सरफेस लिया है, इसको हम कहेंगे एम्पीरियंस लूप। अब इसके लिए मैं एक रेफरेंस दूंगा, फिर आपका 1 मिनट ख़राब करूंगा क्योंकि मैं इसमें मजबूर हूँ। गॉसेस लॉ
उसकी एप्लीकेशन जब हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सरफेस एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, और दूसरी जब की थी फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको याद हो, हमें एक पॉइंट P और एक क्लोज सरफेस तस्वुर करनी पड़ती थी एस गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे तो गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। बिल्कुल लाइकवाइज एम्पेयर्स लूप, एम्पेयर्स रीजन, एम्पेयर्स सरफेस लेंगे तो एम्पेयर लॉ अप्लाई होगा। MCQ साइड पे लिख लीजिए, गॉसेस लॉ भी क्लोज रीजन या क्लोज एरिया में अप्लाई होता है और एम्पेयर लॉ भी खुले में हम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि देखिए अब सोलेनॉइड तो एक खुली चीज़ है ये रही, तो हमें इसको तस्वुर में लाना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप बना, एक बंद रास्ता बना, अब उसके ऊपर इस एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने का काम करेंगे। तो ये अगर आपका टाइम ख़राब नहीं हुआ तो ये टॉपिक अब समझ में आएगा। तो ये ABCD जो है ये हमारा वो क्लोज रीजन हो गया जिसको हम एम्पेयर्स सरफेस या एम्पेरियन लूप कहेंगे। अब ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, गौर से देखिएगा, ये लाइन जो नज़र आ रही है डार्क, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। जो एक ऊपर वाली डायग्राम में वो जो लच्छा और गुच्छा बना था, मैंने कहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का चक्कर, घन चक्कर, ये वो सोलेनॉइडल फील्ड का मंजर आ गया B, सही है। अब ये जो मैंने क्लोज रीजन लिया ABCD, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें ताकि एम्पेयर लॉ अप्लाई हो सके। L1 ये वाला साइड हमारे इस रेक्टेंगुलर क्लोज रीजन की, L2 BC के तौर पे, L3 और L4। अच्छा, इसमें आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा L1 डेल्टा L2, ताकि और आसान और अच्छा हो जाए कि ये स्मॉलर पैच हैं, जैसे इसके अभी मैंने एम्पेयर लॉ के स्टेटमेंट के साथ समझाया था, छोटे छोटे टुकड़े। अब अगर गौर करें तो जो फील्ड है L1 और L3 जो हमारा, ये इसके पैरेलल है, ऐसे ही है, ये फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारे इस फेस CD की डायरेक्शन, और ये हमारे फेस AB की डायरेक्शन। अब जिनको थोड़ी बहुत फिज़िक्स समझ में आने लग गई है, पैरेलल वाले का cos 0 1 हो जाएगा, जबकि इसके बरक्स देखें BC और AD या DA, आपकी मर्ज़ी, ये इस फील्ड पे आ रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का कॉस हो जाता है 0। सर क्या बताए जा रहे हो, दिखा दें, नोट्स हम छाप लें। भाई कुछ तो होंगे जो यकीनन पढ़ना चाह रहे होंगे, समझना, मैं उनके लिए यही करूँगा कि पहले नोट्स नहीं बनवाऊँगा, पहले कहूँगा डायग्राम समझो। तो अब ये जो 2 हिस्से इस पर 0 हो जाएगा, ये जो 2 हिस्से इस पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब याद करें थोड़ा एम्पेयर लॉ, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल, कहानी समझ में आनी शुरू हुई। यानी हम अब B के साथ डेल्टा L1 या L1 का जो है प्रोडक्ट करेंगे, B के साथ L2 का या डेल्टा L2 का प्रोडक्ट करेंगे, इसी तरह इन चारों का प्रोडक्ट करके प्लस कर देंगे तो एम्पेयर लॉ एप्लीकेबल होने की पोजीशन में आ जाएगा कि आप लगा सकते हो कि इसमें ये 4 पैचेस, 4 स्मॉल लेंस, इनका हम प्रोडक्ट का सम करें और एम्पेयर लॉ लगा दें। लेकिन इसमें अब एक चीज़ और, उसके बाद भले जो है कॉपी डाउन करें, जो करें, फील्ड के ये और ये पैरेलल तो हैं दोनों। एक हिस्से को देखें तो आपको बाहर नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ तक है, यहाँ तक मैंने दिखाई हैं। इसका मतलब ये वाला हिस्सा बाहर है उस मैग्नेटिक फील्ड के पहुँच से, और ये वाला लग रहा है उसके अंदर है, उसको इनक्लोज कर रहा है। ये देखें फील्ड यहाँ तक जा रही है तो इसके अंदर आ गया ये वाला L1। क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट करूँगा उसमें 2 0 होंगे, नहीं 3 0 होंगे। ये वाला तो आपको समझ में आ गया था, 90 डिग्री होने की वजह से 0 होगा। ये वाला भी समझ में आ गया, 90 डिग्री होने की वजह से 0 होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये 2 बचेंगे, नो, एक बचेगा, एक कटेगा। कैसे? फील्ड जो है
वीकन होती चली जाती है उस जगह के बाहर जहाँ हो। यानी अगर मैं फील्ड का जो है ओरिजिन हूँ, मैं अगर फील्ड के सोर्स हूँ, मैं उस मंबा हूँ जहाँ पे फील्ड का मरकज़ है, तो वीक वीक वीकर वीकर वीकेस्ट वैनिश। कहानी समझ आई? तो ये जो पैरेलल बट आउटसाइड है, यहाँ वैनिश नेग्लिजिबली स्मॉल होकर ख़त्म हो जाएगा। तो अब वापस पीछे जाना होगा कि अब स्टूडेंट इसकी वर्डिंग और मैथ्स करें। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड, ये पीछे वाली लच्छी देखिएगा जिसमें मैंने कहा था वो जो मकड़ी का जाला बन रहा था। जब करंट गुजरता है किसी सोलेनॉइड से यानी लूप से, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है पैरेलल और क्लोजली पैक होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। जो नीचे डायग्राम गई उसमें काम आएगा, इनसाइड द सोलेनॉइड। यानी अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके एक्सिस के अलोंग और इसके अंदरूनी हिस्से में तो स्ट्रांग होगी, और आउटसाइड द सोलेनॉइड वीक, आउटसाइड वीकर, और फिर वीकेस्ट होकर वैनिश होकर ख़त्म हो जाएगी। इंडिकेटिंग दैट फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड पे फील्ड होगी वो मजबूत तरीन होगी, और नॉन यूनिफॉर्म और वीकर होती चली जाएगी बाहर या आखिरी सिरे पर किनारे की जानिब। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है भाई। मैथमेटिकल वर्क अब ये है वो हिस्सा जिसका सवाल इम्तिहान में, लेकिन वो ऊपर की 3 लाइनें भी लिखनी होंगी कि फील्ड कहाँ पे होती है क्या नहीं होती है। कुछ लोग नॉन सीरियस लेक्चर ले रहे हैं, उनके लिए है कि आप अपना मोबाइल अपना लैपटॉप ऑफ करके चिल करें ज़िंदगी। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मतलब मैं ऐसी बीच में कुछ बोलने लग जाता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इफ़ यू आर टेकिंग लेक्चर टेक इट सीरियसली, काइंडली एंड प्लीज़। इफ़ यू आर जस्ट पासिंग टाइम एंड लेक्चर, शट मी डाउन। To calculate B inside solenoid, consider an Amperian loop ABCD, वही डायग्राम का, with side AB along the axis। दोबारा वो डायग्राम दिखा दूंगा अगर नहीं बना सके थे आप। अब हमें 4 पोर्शन के सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल के प्लस करना है और एम्पेयर लॉ लगा देना है। अच्छा, जो मैंने अभी बताया 2 तरह के टीचर 2 तरह का काम कर रहे हैं। कुछ इसको डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 लिख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल एम्पेयर लॉ में डेल्टा था। तो ये आपके यानी मिस प्रिंटिंग नहीं है, मैंने अपना वो टीचर बन गया जिसमें L1 L2 के साथ डेल्टा नहीं लिखा है। गलत नहीं है, सही है। आप पर ऑप्शन जा रहे हैं तो आप जो फैसला करें फ़ौरन करें कि डेल्टा लगाएंगे तो फिर मुसलसल चलेगा, एंड में जाके वो एम्पेयर लॉ लगवा देगा। सही है। अब ज़रा ये जो 1 2 3 4 हैं डायग्राम में, ये है पहला AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD। उन चारों के रुख पर क्या क्या फील्ड का कंपोनेंट सम बन रहा है। अब देखें B डॉट L1 या डेल्टा L1, डॉट हटा कॉस थीटा है, क्लियर। कॉस थीटा यहाँ पे 0, जो डायग्राम बताई थी पैरेलल, सही है, पैरेलल, देयरफॉर थीटा 0 कॉस 0 इज़ 1। ये बचा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वाले दोनों हैं वो आप ख़ुद भी जो है 0 कर सकते हैं, देख के करना है देख के कर लें। अब L2 वाला पैच और L4 वाला पैच, ये दोनों परपेंडिकुलर थे, याद रहा, नहीं तो डायग्राम दोबारा दिखा दूंगा। ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ये दोनों परपेंडिकुलर की वजह से 90 का एंगल बना देंगे फील्ड और लेंथ ऑफ L2 एंड L4, तो मिलकर प्रोडक्ट हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 इज़ 0। तो ये वाला हिस्सा आपका cos 90 से 0 आ जाएगा। ये वाला, ये अभी थोड़ा ऊपर भी कर दूंगा अगर आपको जो नीचे रोशनी आ रही है तो। असल इसमें जो नोट वर्दी है, बस ये 1 2 3 4 ऐसा हो कि यहाँ पे 1 आ जाए तो सबको चारों एक साथ दिख जाए, तो यही। अब इसमें सिर्फ नोट वर्दी है ये वाला 0, कि ये पैरेलल होने के बावजूद 0 है, cos 0 होने के बावजूद 0 है, क्योंकि cos 0 तो 1 है। अब जो समझ के लेक्चर ले रहे हैं वो गौर करें, यहाँ पे इंटू cos 0 इज़ 1 हुआ और BL1 हो गया, क्लियर। इसमें cos 90 होकर BL2 cos 90 0 होकर 0 इंटू हो गया। अब यहाँ गौर करें 0 किस जगह पे लिखा हुआ है, अच्छा ये मिसप्रिंटिंग है, इसको मिटा दीजिएगा। फील्ड नेग्लिजिबल हो गई आउटसाइड द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। यानी अगर ये सोलेनॉइड है
और ये वाला जो हिस्सा था बाहर है, तो यहाँ वीकर और वीकेस्ट फील्ड होने की वजह से पैरेलल होने के बावजूद ज़ीरो हो जाएगी। तो देखें बी वाली जगह पे ज़ीरो आ गया कि फील्ड बिकम सो मच वीकर आउटसाइड द प्लेन ऑफ या एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड दैट इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल ज़ीरो। ये देखें टेक्निकल चीज़ आ गई कि सिर्फ ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो नहीं, व्हाट इज़ ज़ीरो, इन सब में क्या ज़ीरो है, बी ज़ीरो है कि एल ज़ीरो है कि थीटा ज़ीरो है, ये देखना है ताकि जवाब ज़ीरो क्यों हो रहा है। तो ये मैंने अपने तौर पे एक्सप्लेनेशन दी, अच्छी दी बुरी दी आपका। कि अब देखें यहाँ पे फील्ड का मंजरनामा ज़ीरो क्योंकि नेग्लिजिबल आउटसाइड, यानी वो डायग्राम बड़ी कीमती हो गई समझने के लिए और बनाने के लिए। अब आपको डायग्राम आधे मिनट दिखा दी जाएगी कि जिसने ड्रॉ नहीं किया कर ले सुकून से ड्रॉ ऊपर, ताकि डायग्राम सेंटर आ जाए। ये देख ले भाई डायग्राम। अच्छा, ये डॉट और क्रॉस अगर आपको याद हो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये क्रॉस फील्ड रीजन है क्योंकि जब करंट दौड़ेगा तो ज़रा मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, अगर ये रेक्टेंगल बनाऊँ मैं तो यहाँ तो करंट यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, तो एक तरफ तो फील्ड इनसाइड हो जाएगी और एक तरफ आउटसाइड हो जाएगी। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स रूल याद हो रहा है ये, क्योंकि इसमें करंट यूँ जा रहा है। तो आप अपने कर्ल फिंगर्स को कैसे करें, इसमें करंट यूँ जा रहा है तो कैसे करें, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ये और ये। अब इसलिए देखें यहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहा है और यहाँ पे क्रॉस। अब ये ज़रूरी है बनाना, गिन के ना बनाएं 15-20, 4, 5, 6 बनाएं, लेकिन पता चले कि ये सोलेनॉइडल करंट की वजह से एक तरफ फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और एक साइड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट एंड क्रॉस। कुछ लोग समझेंगे ये जो है सिर्फ डेकोरेशन इस डायग्राम की, नहीं भाई, ये इट इज़ सेइंग समथिंग। ये क्रॉस फील्ड रीजन की डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से एक तरफ की फील्ड और एक तरफ की फील्ड अपोजिट होने का दिखा रहा है। अब ये डायग्राम अगर बना ली साफ़ सुथरी तो इसमें ए बी सी डी ये ज़रूरी था, L1 L2 L3 L4 ज़रूरी था, मैग्नेटिक फील्ड का बी दिखाना ज़रूरी था, मैग्नेटिक फील्ड को इसके बाहर दिखाना भी ज़रूरी था। ये देखिए ये थोड़ा बाहर है कि ये सोलेनॉइड उसके अंदर आ रहा है और ये बिल्कुल ही बाहर है, यानी फील्ड के आउटसाइड है। ये बहुत ज़रूरी मैंने रेड लाइन लगाई है कि आपको ये सिर्फ आबशार ना नज़र आ रही हो, ये भी नज़र आ रहा हो कि कौन सी पैरेलल लाइन उस सोलेनॉइड के आउटसाइड है या इनसाइड है, जो हमने क्लोज लिया है। क्लोज लूप लेना ज़रूरी था एम्पियर के लिए, तो ये क्लोज लिया ABCD, वरना सोलेनॉइड समझ में आ गया। सोलेनॉइड इतने हिस्से में जहाँ पे वो फील्ड का हिस्सा है। आगे देख लें भाई एम्पियर लॉ कैसे हम अप्लाई होगा। सबको ऐड करके यानी प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। पहला बी डॉट डेल्टा ए जो कि BL1 cos थीटा हो गया, BL1 हो गया था। दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, चौथा ज़ीरो, याद आ गया। दूसरा और चौथा तो 90 होने की वजह से ज़ीरो हुआ था और तीसरा नेग्लिजिबल होने की वजह से ज़ीरो होता, तो वी आर लेफ्ट विद BL1। अब देखा सम ऑफ ऑल 4, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 पैचेस, 4 रीजन्स। अब ये बराबर किसके आया हुआ है, BL1 का। डेल्टा लगा रहे थे तो डेल्टा हर जगह लगता रहेगा, डेल्टा L1 डेल्टा L2, वरना ये चला रहे हैं ओके। अब ख्याल रहे एम्पियर लॉ अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अब होगा। एम्पियर लॉ का अप्लाई हुआ, ये तो हमने अपने इस इंटरप्रिटेशन को फॉर्मुलेट यहाँ तक किया कि जो हमने एक सोलेनॉइडल रीजन लिया और एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, उसके अंदर किस तरह जो है टेंजेंशियल फील्ड कंपोनेंट और लेंथ ऑफ एलिमेंट को प्रोडक्ट करके सम किया। करंट कहाँ नज़र आ रहा है इसमें, एम्पियर लॉ तो करंट भी देगा ना भाई। म्यू नॉट कहाँ नज़र आ रहा है, समझ गए। अब थोड़ा सा बाकी है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे जो सिंबल्स आगे आएंगे। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी अगर ये सोलेनॉइड की लंबाई है तो इस सोलेनॉइड की लंबाई पर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 100, 500, 1000, क्योंकि जितना टाइटली पैक सोलेनॉइड हेलिक्स होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगी। यानी इतने बड़े मैंने फ्रेम पर 500
नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो रैप कर दी, इतने ही पे 1000 कर दी, 1000 वाली सोलेनॉइडल फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये n हो गया। आई करंट इन ईच टर्म, अब समझ रहे क्यों हो गया, क्योंकि 500 टर्न होंगी तो 500 के 500 टर्न में करंट, 1000 होंगी तो 1000 के 1000 टर्न में जो है करंट। तो ये हो गया आपका करंट इन ईच टर्न। तो अब टोटल करंट कितना हुआ इनक्लोज्ड, टोटल करंट इनक्लोज कितना हुआ, n टाइम्स L1 टाइम्स I, n टाइम्स L1 टाइम्स I, क्योंकि जितना वो लेंथ ऑफ एलिमेंट बड़ा या छोटा है L1 उतने टाइम्स करंट हो जाएगा ना इनक्लोज्ड, जिसको कहते हैं करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, एम्पीरियन लूप। तो ये NL1I यानी दिस इज़ द टोटल करंट इनक्लोज्ड। फिर कहीं समझ आई, I तो एक टर्न के अंदर करंट है, अब कितनी टर्न है, जितनी ज़्यादा टर्न, फिर लंबाई कितनी थी उस जो है सोलेनॉइडल फ्रेम की, और उस पर कितनी टर्न्स, इन सब का टोटल प्रोडक्ट जो आएगा टोटल करंट इनक्लोज कहलाएगा। अब इसको ले आके आप एम्पियर लॉ में रख देंगे तो दी एंड फार्मूला आ जाएगा, जिसको बॉक्स कर दिया जाएगा। हो गया जी दी एंड। नहीं समझा, मैं समझाऊँ, देखें भाई, ये स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर लॉ है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड and the length of each element taken on the curve in the field is mu naught times the current enclosed by the loop called amperian loop taken in that magnetic field। ये हो गया। अब इसमें फिटिंग करें, फिटिंग कैसे करेंगे, हमारे इस टॉपिक के मुताबिक करंट इनक्लोज कितना है, अभी जो पीछे गया NL1I, ओके हो गया। हमारे जो सोलेनॉइडल रेक्टेंगुलर ABCD था उसका टोटल बचा हुआ क्या था, खाली BL1, 3 0 हो गए थे, याद रहा। अब ये देखें एम्पियर लॉ अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होकर क्या हुआ, लेफ़्ट का जो सम है वो आ गया BL1, राइट का म्यू नॉट टाइम्स करंट क्लोज जो था वो आ गया NL1I, L1 से गया L1, जो बचा आपके सामने कि B = म्यू नॉट NI। यानी ये उस सवाल का जवाब हुआ कि अप्लाई एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखें इसमें करंट आई नज़र आ रहा है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एन नंबर ऑफ टर्न्स वुंडेड ऑन द सोलेनॉइड, एंड म्यू नॉट, कहाँ था ये सोलेनॉइड, हवा में, तो म्यू नॉट परमिएबिलिटी। एक चीज़ बता दूँ, वो न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ में काम आएगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर में बता दूँ, आपका तो ये डेरिवेशन का काम हो गया, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ टर्न्स तो नज़र आ रही है, सोलेनॉइड की लंबाई नज़र नहीं आ रही है, कितना लंबा सोलेनॉइड है। तो ये फार्मूला रीमेक होता है न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ के लिए, वो हो जाता है ये B = म्यू नॉट NI/L, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, क्योंकि जितना बड़ा सोलेनॉइड या छोटा होगा आप उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कम कर लें। तो ये फार्मूला यानी n रिप्लेस हो गया N/L से, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी हाउ मेनी टर्न्स आर देयर ऑन द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। फर्स्ट करिए 5 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है तो इसमें कितनी टर्न्स हैं, 500, तो 500/5 इस जगह पे गया। यहाँ सर L क्यों नज़र नहीं आ रहा, यूनिट लेंथ है इसलिए कि 1, तो अपॉन का 1 लिखा नहीं, यानी अदर देन 1 कुछ भी हो तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। 5 सेंटीमीटर उसको मीटर बना के ऐसा यूनिट चलेगा, 20 सेंटीमीटर जितना भी बोले। तो ये था जनाब आपके फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड जो है टॉरॉइड है, चले मत जाइएगा, तो उसके साथ मुकाबला है इसका सोलेनॉइडल फील्ड का और टॉरॉइडल फील्ड का। अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा शुरू में बता दूं, हेडिंग टॉरॉइड की दिखा दें भाई बच्चों को। टॉरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड तो एक स्ट्रेट फ्रेम है या कोर है और टाइटली वुंड, टाइटली पैक्ड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल है। अगर इसी सोलेनॉइड को एक सर्कुलर हेलिक्स में, डफनट में, चक्कर में बंद कर देंगे तो दैट विल बिकम अ टॉरॉइड। यानी सिंपली अ सर्कुलर सोलेनॉइड इज़ अ टॉरॉइड। इसको आसानी से यूँ समझेंगे, गाड़ी है उसका टायर है, बाइक है उसका टायर है, साइकिल है उसका टायर है, टायर गोल है, उस गोल टायर के ऊपर आप क्लोजली पैक हेलिक्स
कॉइल की रैपिंग करवा दें तो ये एक टोरॉइड तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें ये टॉपिक पढ़ना है कि एक टोरॉइड में जिसमें टाइटली पैक क्लोज पैक्ड नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉइल हो करंट कैरिंग, उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, यानी टोरॉइडल फील्ड, यानी फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर टोरॉइड हैविंग करंट इन इट। लेकिन अब ख्याल है दोनों एप्लीकेशन साथ नहीं आएंगी, दोनों में से जो आए, मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और देखेंगे कौन सा इस साल नंबर लग रहा है। तो ये डायग्राम सिर्फ है टोरॉइड की, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, देख लें समझ लें, क्योंकि ये सवाल भी इम्तिहान में पूछेगा तो लिखोगे कि व्हाट इज़ टोरॉइड, जैसे पिछला था व्हाट इज़ सोलेनॉइड। ये इजाफी नॉलेज है। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे 15, 20, 25 साल के हैं, सर कुछ ज़्यादा कर दिया, नहीं भाई 25 साल के मेरे पास तो एटलीस्ट हैं पेपर, आपके पास कितने भी हों, इसमें ये सवाल सिर्फ एक बार आया है कि व्हाट इज़ सोलेनॉइड, व्हाट इज़ टोरॉइड अभी तक एक बार भी नहीं आया। सर आप पढ़ा फिर क्यों नहीं, सिलेबस में बुक खोल के देख लें अगर है तो, मतलब सरप्राइज़ कॉल। तो उस सूरत में पढ़ाना है और पढ़ना। तो अब ये टोरॉइड पूछेंगे तो लिखेंगे, पता हो। तो अब ये देखें गोल चक्कर है, जो मैंने टायर की मिसाल दी कि गोल चक्कर है, इसके ऊपर देखें क्या हुआ, तार लपेट दिया, तो हम कहेंगे कि ये एक टोरॉइड तैयार हो गया। मुख्तसर भाई जो बताया वही है कि सोलेनॉइड एक स्ट्रेट है वायर, टोरॉइड एक सर्कुलर या क्लोज है चक्कर। तो देखें सोलेनॉइड, देखिए शुरू में आया सोलेनॉइड, टोरॉइड भी एक सोलेनॉइड है, बेंड इनटू डफनट। कोई आप में से इस तरह के डोनट्स और इस तरह की चीज़ें खाता हो, वो भी गोल होता है ना। चले भाई आगे बढ़ें, जिसको भूख लग रही है रुक जाएं भाई, रुक जाएं। टोरॉइडल फील्ड, यहाँ से आपकी वो डेरिवेशन शुरू है, इसलिए जगह खाली नज़र आ रही होगी कि आगे डायग्राम होगी तो वो डायग्राम गिच पिच हो जाती है, इसलिए अगले पेज पे। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ टोरॉइड, बिल्कुल वही वर्डिंग लगी होगी कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड it induces a magnetic field of induction. So likewise when current passes through a toroid, a magnetic field is induced inside the toroidal. अब इसमें भी वही है, ये जो आपने पहिया भी देखा, व्हील देखा, सर्कुलर डफनट देखा, इसके अंदरूनी एक्सिस पर तो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, एंड एज यू गो आउटसाइड द रिम टूवर्ड्स द रिम एंड आउटसाइड द फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकेस्ट एंड नेग्लिजिबल। कहानी समझ में आई, क्योंकि इसकी अब इस तरह से डेरिवेशन होगी कि जो हमारा जो कोर है, ये वाला हिस्सा जिस पे ये तार चढ़ाया गया, रेप किया गया है, इसके अंदरूनी हिस्से में तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगी, लेकिन इसके आउटर रिम पर और बाहर वीक और वीकेस्ट होगी। तो इसमें भी हमें उसी तरह करना है कि किस किस हिस्से में फील्ड है, किस में नहीं है, उसको सम अप करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे एम्पेयर लॉ। अगर बोरियत नहीं हो रही है तो समझने की कोशिश भी करें और एंड भी करने की कोशिश करें इस टॉपिक को। ये डायग्राम भी नहीं बनानी है, इसके बाद एक डायग्राम है वो बनानी है। ये आ गई भाई डायग्राम, ऊपर करें इस डायग्राम को। इस डायग्राम को बहुत काबिल निगाहों से गौर से देखिएगा, ये डायग्राम बनानी है। इसमें ये डार्क वाली आपको लाइन जो नज़र आ रही है पहली, ये मेन टोरॉइड है, वो पहिया जिसके ऊपर तार चढ़ा है। अब इसके ऊपर नज़र आ रहा हो अगर आपको तो ये 2 नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। अब इसके अंदर एक 1 लिखा हुआ है, इसके बाहर एक 3 लिखा हुआ है। अब ये हमने क्या किया, ये वही एम्पेयर लूप लेना है, क्योंकि अभी बता चुका हूँ एम्पेयर लॉ बंद जगह पे अप्लाई होगा, उसके लिए एक एम्पेरियन सरफेस या एम्पेयर लूप जो है वो सपोज करना पड़ेगा। पिछले में एक रेक्टेंगुलर ABCD की शक्ल में लिया, इसमें 3 लेवल्स के शक्ल में लिया 1 2 3 करके। अब 1 2 3 तीनों में हम निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और देखेंगे कि किस में एग्जिस्ट करती है, किस में वीक होकर नलीफाई होगी या ज़ीरो हो जाएगी, और किस में जो है दूसरी वजह से ज़ीरो होगी। तो ये डायग्राम बनाएं और तरीके से, और जितना अच्छा कंपास या गोल आपके पास एपरेटस, उतनी अच्छी ये डायग्राम बनेगी। और इसमें ये चीज़ बनाना मत भूलिएगा जो मेरी डायग्राम में गायब है। मेरी डायग्राम में एक चीज़ गायब है, वो बनाइएगा, इनकम्प्लीट डायग्राम है ये।
ये क्या चीज़ है, ये जो तार लिपटा हुआ है इसका सिरा कहाँ है भाई? ये नज़र आ रहे हैं, लिपटा तो है, इसका सिरा तो एक बाहर निकालेंगे, नज़र आएगा करंट जा रहा है उसके अंदर। आगे इसके अंदर अब करंट गया तो ये करंट अब इसके अंदर चलेगा, और अब इसका सिरा कहीं से निकालें, अब कहीं से निकालें, अब निकालेंगे तो अब इसमें कि इस वाले हिस्से से दाखिल किया तो ऊपर वाले हिस्से से बाहर आ गया। तो लपेटने का तरीका यही होता है ना। अगर गर्ल्स में कोई लेक्चर ले रहा है उनको तो ये बात समझ में आती होगी कि अगर मैं यूँ लपेट रहा हूँ और यहाँ से अब मुझे कोई चीज़ दिखानी है दाखिल होते हुए निकलते हुए, तो 3D डायग्राम है, तो एक हिस्से से जो दाखिल होगी वो अलग है और निकलेगी दूसरी तरफ से अलग, वरना शॉर्ट आपके आंसर शीट में से धुआं निकल रहा होगा कि शॉर्ट हो गया सर्किट। तो यहाँ से एक अलग जगह से दाखिल करने लगा, वो उसके बैक साइड से गया 3D, और ऊपर से वापस एक निकल कर आया, यानी ये 3D डायग्राम है। तो ये एक चीज़ बढ़ा लीजिएगा अपने डायग्राम में, 1 2 3 ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अब 1 2 3 के साथ ही ये डेरिवेशन कंप्लीट होगी। अब इसमें से R का ध्यान रखिएगा, R इज़ द रेडियस, क्योंकि अब गोल चीज़ है, गोल चीज़ का जो है रेडियस होता है सेंटर से लेकर, ये सेंटर है, और ये हमारा एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ टॉरॉइड है। ये बात समझ में आ रही है किसी को? सब सो गए? ये देखें भाई, ये मार्कर है, तो इसका जो एक्सिस होगा इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, जिसको मरकज़ कहते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि ये 1 सेंटीमीटर थिक है ये फ्रेम, तो 0.5 सेंटीमीटर पे जो एक लाइन तस्वुराती आएगी, रेफरेंस लाइन, वो कहलाएगा एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो बिल्कुल इस तरह एक सर्कुलर फ्रेम में जो दरमियान से एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये एक्सिस ऑफ टॉरॉइड हो गया। अब अगर आपको बात समझ आ रही है, सर का लेक्चर इसलिए लंबा होता है, मैं सिर्फ जो है पास नहीं कर रहा कि भाई छापो ख़त्म करो, मैं बाकायदा एक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहे इसको जो भी समझें। तो देखें ये डॉटेड लाइन आ गई कि ये एक्सिस ऑफ टॉरॉइड है, तो अब ये पूरे में चलेगा कि एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। अच्छा, ये जो आपने रैपिंग की है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टाइम के लिहाज से, कि गिन के नहीं कि 10 हुई हुई है, 12 हुई हुई है। अब पीछे जाना पड़ेगा वर्डिंग के लिए और डेरिवेशन के लिए, फिर आगे वापस आना होगा। यहाँ से शुरू हो गया भाई आपका एक्सप्लेनेशन वाला काम, देख लीजिए भाई तसल्ली से। टू कैलकुलेट बी इनसाइड टॉरॉइड, कंसिडर एन एम्पीरियल लूप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। टॉपिक एंड पे आ रहे हैं, तो ख़त्म में कुछ समझ में आया, कुछ मैं समझा पाया कि ये जो कंसिडरेशन है क्यों है, उसमें ABCD की क्यों है, इसमें एम्पीरियल लूप क्यों है, ताकि क्लोज बाउंडेड रीजन बने, वरना स्टेटमेंट बने बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई, ये फेल हो जाएगा, इसकी एप्लीकेशन ही हम नहीं कर सकते, उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते, इलीगल हो जाएगा ये टॉपिक। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस R, जो डायग्राम मैंने जो उसमें बोला था, R रेडियस लो और एक क्लोज लो, कॉन्सेंट्रिक विद टॉरॉइड, ये मैथ्स का लफ्ज़ आ गया कॉन्सेंट्रिक, जिसमें कई सर्किल हों, सेंटर एक हो, जो मैंने O बनाया था, O इज़ द सेंटर, वो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, तीनों का वो सेंटर O है। जो 3 पाथ लिए थे, 2 जो है उसमें अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड है, और 1 और 3 इनसाइड आउटसाइड है। अब उस लूप को आप, यानी उस क्लोज चक्कर को, सर्किल को, छोटे छोटे एलिमेंट्स L, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है डेल्टा L भी ले सकते हैं, L भी, छोटे छोटे L पोर्शंस में डिवाइड कर दें। लेकिन अब इसमें उस तरह 4 नहीं ले सकते, हम 4 नहीं ले सकते रेक्टेंगुलर की तरह, इसमें N है, N 1 2 3 4 5 6 अप टू N। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई थी ना, उसमें आप एक जगह तस्वुर में 1 लिख दें और एक जगह 2 लिख दें, आगे डॉट डॉट चला के N लिख दें, आखिरी 1 से थोड़ा पहले। कुछ समझ में आई कहानी? यानी 1 2 3 करके, यानी ये वाला अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं 1 लिख दूँ इस डायग्राम में, तो ये 2 3, ये छोटा छोटा पोर्शन यहाँ जाके N, यानी इस पूरे चक्कर के N स्मॉल पोर्शंस। उम्मीद है समझ में तो आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो पीछे किया था, कि छोटे छोटे तमाम पोर्शंस। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आपको डेल्टा लगाना पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेल्टा आ गया मेरा, यानी 2 डेरिवेशन मैंने 2 स्टाइल में कर दी कि डेल्टा लें, एक में ना लें। लेकिन आप अनकम्फर्टेबल हैं तो पिछले में नहीं लगाए, तो यहाँ का मिटा दें अपनी कॉपी पे से, भाई मैं यहाँ पे से नहीं मिटा रहा। सही है। अब इसमें भी वही होगा
कि अगर ये एक स्मॉल पोर्शन है और ये फील्ड है तो देखें पैरेलल का एंगल 0। जो पहली डायग्राम बिल्कुल बनाई थी शुरू में अपने इंट्रो प्रीव्यू के वक्त, वो कि अगर ये स्मॉल पोर्शन है तो उसके पैरेलल जहाँ पे टेंजेंट बनाए थे बहुत सारे आज ही की क्लास में, तो ये देखें ये पैरेलल होकर सारे cos 0 वाले 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएं भाई, इस तरह ये L 1 2 3 4 करके n तक चला जाएगा। देखें आ गया n तक, आ गया n तक। अब फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म है तो फील्ड के साथ आप सिग्मा नहीं लगाएंगे, सिग्मा आगे चला गया डेल्टा एल के साथ आपका जो है चला गया सिग्मा। अब सम अप कर दें सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को। जब सम अप आप करेंगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा टोटल सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? गोल चीज़ का, कभी पढ़ा था मैथ्स में? सब बायो वाले मेरी क्लास लेते हैं, वाह ये भी अच्छा हो गया। किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। कुछ कहानी समझ में आई? नहीं आई? ये पहला एक पोर्शन था डेल्टा L1, ये एक दूसरा पोर्शन था डेल्टा L2 एंड सो ऑन, यहाँ आखिरी आ गया डेल्टा Ln। समझ में आ गया ये तो? अब ज़रा इसको तसव्वुर में प्लस करें, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln। व्हाट डू यू गॉट? क्या मिला? द टोटल सरकमफ्रेंस, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चला तो यहीं पे वापस आ गया घूम के पूरा, यानी उस सर्कुलर फ्रेम का, उस सर्कुलर टॉरॉइड का एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी सरकमफ्रेंस कवर कर लिया। तो दिस सम शुड बी इक्वल टू द सरकमफ्रेंस विच इज़ 2 पाई r। अब ये जादू समझ में आया कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स गिव यू द टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द टॉरॉइडल सर्किल। तो ये सम ऑफ ऑल आ गया 2 पाई r। अब एम्पेयर लॉ आएगा, लेफ्ट पे तो आ गया b इंटू 2 पाई r और म्यू नॉट टाइम्स n। अच्छा, इसमें भी जितनी नंबर ऑफ टर्न्स उतना टाइम्स करंट। तो देखें टोटल करंट इनक्लोज विल बी n टाइम्स i। टोटल करंट इनक्लोज विल बी n टाइम्स i। अगर आप पिछले सोलेनॉइड की तरह डाटा बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डाटा आपको बनाना पड़ेगा कि टोटल करंट इनक्लोज इज इक्वल टू ni, सिर्फ i नहीं, ni n टर्न्स हैविंग करंट i इन ईच टर्न। अब समझ आया? अब इसको b निकालने के लिए 2 पाई r को क्रॉस कर दें तो ये हमारी आ गई टॉरॉइडल फील्ड। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, धोखा, 3 नंबर काट देगा टीचर अगर यहाँ पे रुक गए। ये उल्टा तोड़ा टॉपिक है। ये जो हमने प्रूफ कर दिया, अब इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है उस 1 2 3 पर। जो जाग रहे हैं वो कहेंगे वो 1 2 3 क्यों बनवाया, उसका इस्तेमाल ही नहीं आया। अब वो केस 1 2 3 करके करेंगे तब ये पूरा टॉपिक ख़त्म होगा। यानी इसमें देखें टॉरॉइडल फील्ड पहले ड्राइव हो गई, अब इसको हम केस बनाएंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और नेग्लिजिबल ज़ीरो फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। उसके लिए हम वो 1 2 3 का केस बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 2-2 मिनट का या 1-1 मिनट का काम है, खुद भी आप कर सकते हैं, फिर भी देख लें। 1, अब डायग्राम देखनी पड़ेगी। 1 कहाँ लिया? 1 इनसाइड लिया, टॉरॉइड से अंदर की तरफ लिया था 1। डायग्राम भी दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन आप अपनी डायग्राम में देखें 1 अंदर की तरफ है। ये देखें यहाँ पे आ गया 1। अब वर्डिंग ज़रा ध्यान से, इफ़ द सर्कुलर पाथ क्लोज पाथ इज़ नॉट विद इन द कोर, अंडरलाइन हुआ है, यानी ये कोर था, ये टॉरॉइड का कोर था, फ्रेम था, तो इसमें तो 2 है, इसमें तो ये 2 है। 1 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब समझ आया? 1 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो अब 1 जो है जब टॉरॉइड के फ्रेम कोर के अंदर ही नहीं है तो इट विल इनक्लोज नो करंट, करंट ही इनक्लोज नहीं करेगा। जब करंट ही इनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि करंट की जो है वो साइक्लोन तो इसके अंदर चलेगा, बाहर कहाँ से चलेगा? ये समझ में आई बात? अगर करंट इनक्लोज कर रहा है इस टॉरॉइड को तो यहाँ पे करंट थोड़ी होगा। तो जब करंट ही इनक्लोज नहीं करेगा तो फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या आया था?
पलट के देखें, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, जब आई 0 तो म्यू नॉट एन मल्टीप्लाई में 0 अपॉन 0 फारिग। ये है कहानी, छापना है छापने, जो करना है कर लें। यानी वो फील्ड जो आई थी हमारी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। इसमें अब ये आई जो है वो 0 हो गया, तो देखिए म्यू नॉट इंटू 0 हो गया पूरा, और डिवाइड में 2πr। अच्छा, आप सोचोगे ये r के साथ 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि r जो डायग्राम में बना है वो तो एक्सिस ऑफ टोरॉइड तक का r बना हुआ है। अगर हम 1 को लेंगे और 3 को लेंगे तो उसका तो साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए R1 को डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा कि जो हमारा 1 वाला इनर सर्किल है, यानी एम्पीरियल लूप का जो अंदरूनी हिस्सा है, वो इक्वल टू R थोड़ी है, उससे छोटा है ना। आगे देख ले भाई, दूसरा केस और तीसरा केस, और जो है दी एंड हो जाए। देखें, ये दूसरा वही है जो हमारी डेरिवेशन है। किसी को समझ आया? नहीं समझ आया? वो भाई वो डेरिवेशन करी थी एक्सिस ऑफ टोरॉइड के अलॉन्ग लेके मैक्सिमम, जिसपे मैंने ये जो चक्कर अभी मिटाया, डेल्टा N1 डेल्टा L2, स्मॉल पोर्शन उसी सेकंड 2 वाले के ऊपर ही तो काम किया। ये 2 है, ये इसी पे तो मैंने डायग्राम बनाई थी, डेल्टा L1 डेल्टा L2। अब किसी की नींद उड़ी भाई, और यहाँ तक पहुँचे थे मैं डेल्टा LN तक, और वो आ गया था 2πr। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है भाई। और ये जुमला मेरा तो आपने उस पर कोई रिकॉर्ड ना लगा दियो कि अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, फिर बोल दिया, क्योंकि सच जुमला है, सच जुमला ऐसे ही होता है भाई। तो अब ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, यानी ये एक्चुअल टोरॉइडल फील्ड है, ये एक्चुअल टोरॉइडल फील्ड है जो विद इन द एक्सिस या कोर ऑफ टोरॉइड एग्जिस्ट करेगी। अब इसी तरह 3 पे 0 होगा, लेकिन 3 पे 0 होने की वजह कुछ और बनेगी। इफ़ द सर्कुलर पाथ इज आउटसाइड द कोर, यानी अब बाहर वाला, डायग्राम में 3 बाहर है, इनसाइड आउटसाइड समझ में आ रहा है? ये अगर मेरा हाथ है तो ये वाला 1 इनसाइड है, ये वाला 3 आउटसाइड है। समझ में आई? अगर ये मेरा हाथ जो है ये कोर ऑफ टोरॉइड है, फ्रेम ऑफ टोरॉइड है, तो इसका ये वाला हाथ उंगली जो लगा रहा हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो 1 इनसाइड, 2 अलॉन्ग या इनसाइड द टोरॉइड, और ये आउटसाइड। यही लिखा होगा इंग्लिश में, देख लें। इफ़ द सर्कुलर पाथ इज आउटसाइड, आउटसाइड द कोर, दैट इज कर्व 3 जो बाहर है, देन दिस पाथ इनक्लोजेज एन टर्न्स, बाहर कैरिंग करंट 1, लेकिन अब यहाँ पे नलीफाई के उसूल से 0 होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने ये लपेटा हुआ है तार, अब उस 3 में एक तरफ से यूँ अंदर जा रहा होगा और दूसरी तरफ से यूँ बाहर आ रहा होगा। करंट जो है यूँ घूमेगा ना भाई, सर्कुलर है ना। तो अब जैसे उसमें मैंने यूँ बताया था कि डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट, कि इसमें करंट यूँ जा रहा है और उसमें यूँ जा रहा है, तो कैंसिल हुआ। इसमें कैसे तय करें? इसमें ये हुआ कि जो हमारे फ्रेम के ऊपर तार चढ़ा हुआ है, अब उसमें करंट यूँ आया तो गया तो यूँ ना, अब मैं हाथ किस तरह और घुमाऊँ। अब इसकी वजह से एक साइड इनसाइड और एक साइड आउटसाइड, तो यहाँ कैंसिल आउट का 0 होगा। तो ये वर्डिंग देखें, एंड द सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक तरफ यूँ आया तो दूसरी तरफ यूँ आया, नतीजे के तौर पे नेट करंट 0 हो गया, यानी नेट फील्ड उन दोनों के कैंसिल आउट एक्शन से 0 होकर नलीफाई होकर फारिग हो गई। अब इस बुनियाद पे यहाँ पे इनक्लोजिंग नो करंट, यानी इसमें भी ये वाली चीज़ 0 हुई, लेकिन थीम फ़र्क हो गई, करंट की डायरेक्शन का उल्टा पुल्टा होना, एंटी पैरेलल होना। और R3 इसीलिए है कि अब वो वाला रेडियस बाहर है, वो R से फ़र्क है, तो R3। अब आप सोचोगे R2 कहाँ गया? मिस प्रिंटिंग नहीं है, तसव्वुर में है कहीं कि वो जो हमारा 2πr है वो R2 है, क्योंकि कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3। तो अगर कर्व 1 का रेडियस R1, कर्व 3 का रेडियस R3, तो एक तसव्वुर अजीब सा बच्चों वाला कि वो R2 था, लिखा नहीं गया, ना जिक्र किया ना फिक्र किया, इसलिए इसका नाम R3। लेकिन आप परेशान हैं तो इसको R2 लिख दें, कोई नहीं कुछ आपको करेगा। तो ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। कुछ स्टूडेंट मुमकिन एक चीज़ सोच रहे हो, मैं करके दी एंड करूँ, कि कंक्लूजन आप बड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे थे। कंक्लूजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट इज़ ऑप्शनल। किसी भी टॉपिक में, चाहे गॉसेस लॉ में हो, चाहे किसी एम्पियर लॉ में हो, ओम्स लॉ में हो, कहीं भी हो, कंक्लूजन एक फाइनल थॉट होती है
तो उस फाइनल थॉट को लिखना ऑप्शनल होता है। मुख्तसर लेकिन बता दूँगा कि क्या फाइनल थॉट लिखी हुई थी। सोलेनॉइड में और टोरॉइड में फाइनल थॉट ये लिखी हुई थी कि फील्ड का दारोमदार फासले के ऊपर है। यानी अगर मैं मरकज़ हूँ फील्ड का, यानी चाहे सोलेनॉइड हूँ चाहे टोरॉइड हूँ, तो जितना आप मुझसे दूर जाते जाओगे एज ए स्टूडेंट, आप पर मेरा असर कम होता जाएगा। क्योंकि दोनों फार्मूले निकाल के देख लीजिए, इसमें भी देखें R अपॉन में है, यानी R अगर कम हो गया तो B ज़्यादा हो गया, यानी जितना करीब वो आपका पॉइंट होगा फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी। और इसी तरह सोलेनॉइडल फील्ड में ओरिजिनल फार्मूला था B = μ0 Ni। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। उसमें सारा जोर इस बात पर है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस सोलेनॉइड पे टाइटली पैक, उसकी लंबाई पर नहीं है। और इसमें फासले पर है पॉइंट के कि टोरॉइड से कितनी दूरी पर वो नुकता है जिस पे हम फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, फ़ायदा भी शायद हो रहा हो, शायद को यकीनन भी कर सकते हैं हम। और आप फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगले लेक्चर का होना। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।